नमस्कार साथियों। अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में साथियों हम 18 तारीख के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं IBACI के एग्ज़ाम में उनको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले साथियों हम एक वीडियो ऑलरेडी ला चुके हैं इस पर, जिसमें हमने 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे 17 तारीख के, जो अच्छे क्वेश्चन थे। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, वो चैनल पर डली हुई है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथियों ये हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हो। हमारा ऑफिशियल हैंडल जो है वो है अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस। यहाँ पर हमारी सभी PDFs जो हैं अपलोड की जाती है। कोई भी आपका डाउट है तो उसको आप यहाँ पूछ सकते हो। और डेली क्विज़ेस के लिए आप हमारा चैनल A2B क्विज़, इसको टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @alpha2beta classes। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये हमारा पहला क्वेश्चन में दिया गया है, फ्रॉम अ कास्क फिल्ड विद 867 लीटर्स ऑफ वाइन। तो एक कास्क में 867 लीटर वाइन है, उसमें से वाई लीटर जो वाइन है वो निकाल दी जाती है और उसको रिप्लेस कर दिया जाता है इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर से। पहली रिप्लेसमेंट के बाद जो वाइन और वाटर का रेशो है ना, लोएस्ट टर्म में अगर उसको रिप्रेजेंट किया जाए तो वो A/B हो जाता है। और इस मिक्सचर में से वाई लीटर फिर दोबारा निकाला जाता है, उसको रिप्लेस किया जाता है वाटर से। फिर वाइन और वाटर का जो रेशो होता है सेकेंड रिप्लेसमेंट के बाद वो है 169:120। तो आपसे पूछ रहा है ये जो वाई लीटर निकाला गया है और ये जो A और B आई हैं, इनका योग कितना होगा, y + A + B, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। तो देखो, अगर मैं ये बोलता हूँ कि भाई फाइनल दो आइट्रेशन के बाद आपके जो रेशो है वो 169:120 है ना, और ये है वाइन और ये है वाटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वाइन अपॉन टोटल कितना होगा, तो आप बोलोगे कि वाइन 169 है, टोटल हो जाएगा इन दोनों का योग हो जाएगा 289। और ये दो आइट्रेशन के बाद हो रहा है। तो अगर मैं सिंगल आइट्रेशन, पहली आइट्रेशन जब पहली बार मैंने रिप्लेसमेंट की थी, तो उसके बाद रेशो की बात करूं तो रेशो कितना होगा, तो आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन जो रेशो होगा वो होगा इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो होगा 13/17। तो मतलब अगर 17 टोटल है तो उसमें से 13 भाग जो होंगे वो वाइन के बच गए होंगे। तो वाटर के कितने बचे होंगे साथियों, वाटर होगा 4 भाग। तो 13:4 ये वैल्यू आ गई A/B की। ठीक है, अब A/B की वैल्यू आ गई, मुझे निकालनी है वाई की वैल्यू। तो आप खुद बताओ, अगर 17 जो थी वो टोटल क्वांटिटी थी, इनिशियल टोटल क्वांटिटी 867 है। ठीक है, तो इसका एक भाग की वैल्यू कितनी होगी, 17×5 = 85, 17×1 = 17। और मैंने कितने भाग निकाले हैं, वाई लीटर्स निकाला है ना, तो मतलब ये जो 4 भाग होंगे ये निकले होंगे, तभी तो 4 भाग वाटर के आए हैं। तो 51 × 4 कितना हो जाएगा, 4 20, 204 तो ये हो गया, प्लस 13 और 4 17, आंसर आएगा 221, ऑप्शन सी। तो ये सवाल CI पे पूछा गया है साथियों। इस क्वेश्चन में दिया गया कि 2 साल में आपका जो सम है ना वो 8640 हो जाता है, और 4 साल बाद, शुरू से 4 साल बाद वो 12,441.6 हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है सम की वैल्यू बताएं। तो आपको पता होगा कि जो CI का केस होता है ना, CI में जो रेशो होता है, अगर टाइम पीरियड सेम है तो वो रेशो सेम रहता है, किसका, प्रिंसिपल और अमाउंट का। तो अगर मैं बात करूं कि पहले P था तो 2 साल में ये 8640 हो गया, और अगले 2 साल में ये कितना हो गया, ये हो गया 1241.6। तो अगर मैं रेशो लूँ तो 8640/P दैट मस्ट बी इक्वल टू 1241.6/8640। ठीक है, इससे ये हटा लेते हैं, 0 आ जाएगा नीचे। अब एक बात बताओ, ये जो नंबर है नीचे 8 6 10 और 8 18, ठीक है, इन दोनों को 9 से काट लेता हूँ मैं, ऊपर वाले और नीचे वाले नंबर को 9 से काट लेता हूँ। तो 9 निम 81, 9 छिके 54, 9 से इसको काटो, 9 × 9 कितना बच गया, 34। 34 का मतलब 9 × 3 = 27, 74, 9 × 8 = 72, 2 21, 9 दूनी 18, 9 चौक 36। अब इन दोनों नंबरों को 12 से काट लो, 12 8 96, 800, 12 × 12 18, 12 × 12 6 62, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24। अब 8 से काट लो, 8 से ये 100 पे गया, 8 से 8 × 8 35 बचा, 8 चौक 32, 3 8 चौक 32। ठीक है, अब साथियों देखो ये दोनों नंबर है ना आमने सामने, इनको 12 से काटो, 12 12 × 12 ये हो जाएगा, और 12 के टेबल में इसके आसपास नंबर होगा, 12 7 84, 12 दूनी 24 0, 12 से कट गया, सीधा सीधा 60 पे। ठीक है जी, ठीक है, आपका आंसर कितना है, आपका आंसर आया 6000, ऑप्शन बी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है A एंड B रना 5.5 किलोमीटर रेस ऑन अ 500 मीटर लॉन्ग ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट
एंड साइमल्टेनियसली, एक ही साथ दौड़ते हैं इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, द स्पीड ऑफ ए इज़ 50% फास्टर देन बी। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं सर्कुलर ट्रैक बना देता हूँ, ये पॉइंट स्टार्ट मान लिया मैंने, यहाँ से ए और बी दौड़ना शुरू करते हैं सेम डायरेक्शन में, 500 मीटर का ये ट्रैक है, और साथियों वो दौड़ेंगे 5500 मीटर की दौड़, ठीक है, मतलब 11 चक्कर काटने वाले हैं वो इसके। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो बता दो। स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट में बताया गया है, पहली स्टेटमेंट में बताया गया ए एंड बी मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर स्टार्टिंग द रेस व्हेन ए कवर्स 1200 मीटर। मतलब जब ए 1200 मीटर कवर कर लेता है तब वो जो है पहली बार मिलेगा बी से, ये बोला जा रहा है। तो इसको चेक करते हैं। आप एक बात बताओ, ए की स्पीड कितनी है? ए और बी की स्पीड का जो रेशो है ना साथियों, वो 3:2 है, क्योंकि इसने बोला है 50% स्पीड ज़्यादा, 50% स्पीड ज़्यादा है। अब अगर स्पीड का रेशो ये है तो आपको पता है सेम टाइम पे दौड़ रहे हैं तो डिस्टेंस भी इसी रेशो में कवर करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ ये 5 हिस्से मान लेता हूँ इस 500 मीटर ट्रैक के, कुछ ऐसे। ये सर्कुलर ट्रैक है ना, इसके मैंने 5 हिस्से बना लिए, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है साथियों, अगर ए यहाँ से दौड़ रहा है ना, तो जब ए 3 हिस्से दौड़ रहा है तो उसी टाइम में बी जो है वो 2 हिस्से दौड़ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जब एक बार ए दौड़ता है ना तो वो 3 यूनिट कवर करेगा और वहाँ पर बी 2 यूनिट कवर करेगा। मतलब एक बार की दौड़ में वो 1 यूनिट पीछे रह जा रहा है, वो 1 यूनिट वैसे ही पीछे रह जा रहा है। रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से भी आप देख सकते हो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो स्पीड माइनस होगी। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हर 100 मीटर पीछे रह जा रहा है वो, जब वो एक बार दौड़ता है, क्योंकि वो 300 मीटर कवर करेगा तो वो 200 मीटर कवर करेगा। तो अब एक बात बताओ, जब 500 मीटर मुझे कवर कराना है तो इसको आप ऐसा समझो कि जब ए ने पहले 300 मीटर कवर किए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, तो उस टाइम पर बी कितने मीटर कवर करेगा? 200 मीटर। दोबारा फिर 300 मीटर कवर कर रहा होगा, ये फिर 200 मीटर, फिर 300 मीटर कवर करेगा तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये 200 मीटर कवर करेगा, फिर 300 मीटर कवर करेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 200 मीटर कवर करेगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जब इसने बोला है ना कि ए ने 1200 मीटर कवर करे, तो साथियों खुद बताओ 1200 मीटर पे ए की पोजीशन क्या होगी? भाई 500 मीटर के तो 2 ट्रैक ये पूरे हो जाएंगे, बचेंगे 200 मीटर। 200 मीटर मतलब 100 मीटर ये और 100 मीटर ये, मतलब ए यहाँ पर होगा उस टाइम पर 1200 मीटर पे। बी की पोजीशन क्या होगी 1200 मीटर पे? बी की पोजीशन क्या होगी? भाई 800 मीटर ट्रैवल किया है ना, तो आप देख लो भाई 800 मीटर का मतलब 500 मीटर का जो ट्रैक हो गया, बचा 300 मीटर। 300 मीटर मतलब 1 2 3, एक सेकंड में दूसरा पेन ले लेता हूँ। हाँ जी, तो बी की पोजीशन जो होगी ना साथियों, वो होगी 100 100 और 100, 300 यहाँ पर होगी बी की पोजीशन। तो यहाँ पर तो इनकी मीटिंग हुई नहीं, बट जैसे ही आप एक चीज़ देखेंगे कि भाई अगर इनको और चला देता हूँ, इसको 300 मीटर और चला देता हूँ और इसको 200 मीटर चला देता हूँ, तो अब आप देखो ए ने 300 मीटर कवर करे ना भाई, तो ए की पोजीशन यहाँ पर क्या होगी? भाई 1500 मीटर कवर कर चुका है स्टार्टिंग से, तो सीधी सी बात है जहाँ से चला था ना वहीं पर आ जाएगा। तो यहाँ पे ए पहुँच जाएगा 1500 मीटर बाद। और बी जो है ये भी 500 मीटर के मल्टीपल में कवर कर रहा है, तो ये भी यहाँ पर पहुँच जाएगा। हालांकि इसका सेकंड लैप होगा और इसका थर्ड लैप होगा। बात ये है, बट मेन बात ये है कि ये दोनों सेम पॉइंट पे होंगे, तो मतलब 1500 मीटर जब ए ने कवर की होंगी ना तब वो बी को पहली बार पकड़ेगा, ना कि 1200 मीटर पे। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो आपकी इनकरेक्ट होगी। दूसरी देखो, ए मीट्स बी 3 टाइम्स ड्यूरिंग द रेस। अब साथियों खुद बताओ, जब पहली बार ए और बी मिल रहे हैं तो वो कब मिलेंगे? 1500 मीटर पे, ठीक है। दोबारा कब मिलेंगे? वो 3000 मीटर पे। उसके बाद कब मिलेंगे? 4500 मीटर पे, इसी के मल्टीपल में चलेंगे। उसके बाद 6000 मीटर पे मिलेंगे। बट साथियों खुद बताओ, आपको 5500 मीटर कवर करनी है, तो ये मीटिंग तो हो नहीं पाएगी, 3 ही मीटिंग हो पाएंगी। ए मीट्स बी 3 टाइम्स ड्यूरिंग द रेस, ये बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि जब 860, 712 और 3203 को डिवाइड किया जाता है किसी 2 डिजिट नंबर से जो है x, तो रिमाइंडर आपको हर केस में क्या मिलता है? y। और ये बोल रहा है कि 2x प्लस वाई को हम इस तरीके से लिख सकते हैं p इंटू क्यू इंटू आर का स्क्वायर, जहाँ पर p क्यू आर क्या है? प्राइम नंबर। तो आपसे पूछ रहा है p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू बताओ। तो ये बहुत बढ़िया सवाल है। अब देखो, ये आपने केस पढ़ा होगा, जब सेम रिमाइंडर आपका नंबर लीव करता है तो उस केस में अगर मुझे इन तीनों संख्याओं का क्या निकालना है, वो नंबर निकालना है जिससे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो पहले मैं क्या करूँगा? इनके डिफरेंस का एचसीएफ निकाल दूंगा। तो इनका जो डिफरेंस होगा साथियों वो क्या होगा? अब निकाल लो भाई, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? 2, और 11 में से 6 गया 5, फिर यहाँ 16 में से 852 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 3 में से 2 गया 1,
और 10 में से 1 गया 9, और यहाँ बचेगा 31, 31 में से 17 गए तो 14, 1491। फिर इन दोनों का डिफरेंस और ले लो, लास्ट में आएगा 3, और 0 में से 6 4, और यहाँ पर साथ में बचेगा 31, 31 में से 8 गए तो 23। अब इन संख्याओं का मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए HCF। अब मैं इनका HCF निकालूंगा तो साथियों देखो, सबसे पहले आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि सभी नंबर जो हैं 8 और 2 10 15, 9 13 और 2 15, और ये कितने हैं 6 और 12, तो सभी नंबर 3 से कट हैं, तो 3 कॉमन ले लो इनमें से। तो जब मैं 3 कॉमन लूँगा तो 28 दिए 84, 3 चौक 12, और यहाँ पर क्या बचेगा साथियों, 3 चौक 12 और 2 29, निम 27, और 2 सत्ते 21, और यहाँ बचेगा 3 सत्ते 21 और 2 24, 8 24 और 1 ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो सभी नंबर आपको दिख रहे हैं इनमें से क्या कॉमन आ सकता है। अब मुझे एक चीज़ पता है कि ये नंबर जो है ना साथियों, ये 11 से कट रहा है, ये 11 से कट रहा है, और 11 से कितने पे जाएगा, 71 इंटू 11 ये होता है, ठीक है, क्योंकि बीच में इनका सम लिखा हुआ है। अब ये चेक कर लो, ये नंबर 71 से कट रहा है, बिल्कुल 71 से 7 पे जा रहा है, और ये 71 से 4 पे जा रहा है, तो 71 और कॉमन आ सकता है इनमें से। तो यहाँ बचेगा क्या, 4, और यहाँ बचेगा 7, और यहाँ बचेगा 11, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं आ सकता। तो इनका जो HCF बनेगा ना इन संख्याओं का, वो बनेगा 213, ठीक है। बट साथियों आप मेरे को एक बात बताओ, इसने बोला है कि 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, तो ये नंबर तो 3 डिजिट का है, तो हमारे केस में जो x की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी 71, ठीक है। अब 71 को जब मैं 860 से डिवाइड करूँगा तो आप मेरे को एक बात बताओ, रिमाइंडर क्या आने वाला है, 852 पे डिवाइड करने पे तो ये HCF है, तो पूरा रिमाइंडर 0 देगा भाई। ये संख्या इससे कितनी ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है ना, तो वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आएगी इस केस में, 8। x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई, तो 2x प्लस y की वैल्यू कितनी आएगी भाई, इसका डबल करो तो 142, और उसमें 8 जोड़ दो तो 150। 2x प्लस वाई की वैल्यू 150 आ गई। अब खुद बताओ 150 को आप कैसे लिख सकते हो, p इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर के फॉर्मेट में। मुझे ये पता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो 25 छिका 150 होता है, तो 25 तो यहाँ आ गया। p और q की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 2 इंटू 3 मैंने लिख लिया, क्योंकि मुझे प्राइम नंबर भी चाहिए। r एक प्राइम नंबर है बिल्कुल, 5 का स्क्वायर जो है, जो 5 है वो तो प्राइम नंबर है ना, तो यहाँ से मुझे p और q और r की वैल्यू मिल गई। p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है 2, इसकी 3, और इसकी क्या है 5। वैल्यू क्या पूछ रहा है, p प्लस क्यू प्लस आर, तो 2 प्लस 3 5 प्लस 5 10, ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया सवाल था ये। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 125 इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर फॉर्म अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 5 क्यू, ठीक है। अब साथियों मेरे को एक बात बताओ, जैसे कि आपने एक लॉजिक पढ़ा होगा कि भाई जब 25 से अगर मुझे निकालना कि कोई नंबर 25 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है, या फिर 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप 5 के केस में क्या करते हो भाई, 5 की पावर 1 होती है ना, तो आप लास्ट नंबर को देखते हो कि लास्ट नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। 25 के केस में क्या करोगे, 5 का स्क्वायर, मतलब लास्ट 2 डिजिट जो है नंबर की वो किससे डिविजिबल होनी चाहिए, वो 25 से डिविजिबल होनी चाहिए। 125 क्या होता है, 5 का क्यूब, तो उस केस में क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट जो है वो 125 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 125 इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर फॉर्म अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5 क्यूब। 5 क्यूब क्या होता है, 125। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 नंबर्स, किन्हीं भी 2 संख्याओं से अगर कोई नंबर डिविजिबल होता है, देन इट इज डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब ध्यान देना, ये साथियों थोड़ी सी डाइसी स्टेटमेंट है। ये बात ठीक है कि अगर कोई नंबर 2 नंबर से कट रहा है तो वो उनके प्रोडक्ट से कटेगा, बट कंडीशन बीइंग कि वो 2 नंबर कैसे होने चाहिए, वो प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि 12 जो है वो 4 और 6 से कटता है, तो क्या 12 4 और 6 के प्रोडक्ट से कट जाएगा, 24 से कट जाएगा, नहीं भाई। ये केस जब ट्रू होता है जब 4 और 6 जो होती है ये प्राइम नंबर होते। इधर देखो 6 जो है वो 2 और 3 से कटता है, बिल्कुल। अब 2 और 3 जो है साथियों वो प्राइम नंबर है, तो इनके प्रोडक्ट से भी 6 कटेगा, ठीक है। जैसे 21 जो है वो 3 और 7 से कटता है, तो इनके प्रोडक्ट से भी 21 कटेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी रॉन्ग हो जाएगी। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 36 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 4 6 एंड 12। अगर कोई नंबर 36 से डिविजिबल है, ठीक है, इसने बोला अ नंबर इज डिविजिबल बाई 36 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 4 6 एंड 12। ये गलत है भाई। अगर इसको आप ऐसे ही फॉल्स साबित कर सकते हो कि आप खुद मानो कि अगर मैं 12 ही मान लेता हूँ भाई, 12 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, बट अ नंबर इज डिविजिबल बाई 36, ये नंबर 36 से थोड़ी कट रहा होगा, ठीक है।
वही वाली बात है ये प्राइम नंबर वाली, कि वो नंबर उन प्राइम नंबर से कट सकता है। अगर मान लो मैं बोलता हूँ 2, 3, 5 से अगर कोई नंबर कट रहा है जैसे 30, तो वो इनके प्रोडक्ट से भी कटेगा। 5 या 15 दूनी 30, बिल्कुल कटेगा भाई। बट कंडीशन बीइंग कि ये नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। ये प्राइम नंबर नहीं है यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। आपका ऑप्शन जो सही बनेगा, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है, तो बनेगा केवल ए ओनली, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट लेबल 1, 2 एंड 3, आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। कौन सी स्टेटमेंट सफिशिएंट है उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंसेस व्हेन हॉस्टल हैज़ 189 ऑक्यूपेंट्स। तो भाई एक हॉस्टल के अंदर 189 ऑक्यूपेंट्स हैं, तो कितना टोटल एक्सपेंस उसका लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो कौन सी स्टेटमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगी इसका आंसर करने के लिए। तो पहली बात इसने बोली है कि जो टोटल एक्सपेंस है ना किसी हॉस्टल का, वो वेरी करता है डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स एंड अदर इज फिक्स्ड। मतलब टोटल एक्सपेंसेस जो हैं एक हॉस्टल में, वो कुछ तो फिक्स्ड हैं और कुछ वेरी करते हैं। मान लो के इंटू नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स, नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स को मैंने एन मान लिया, तो ये फॉर्मूला है आपका। अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले ये मैंने पिछली वीडियो में भी जो 17 जनवरी के मैंने क्वेश्चंस कराए थे, उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी, 2 स्टेटमेंट आपकी लगती हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो 2 स्टेटमेंट तो आपकी चाहिए। अब इसने देखो पहली स्टेटमेंट में क्या बोला है कि अगर 150 ऑक्यूपेंट्स हैं तो टोटल एक्सपेंसेस 79500 आते हैं। तो 79500 एक्सपेंसेस आते हैं जब कुछ फिक्स्ड है, ठीक है, प्लस के इंटू नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स कितने हैं, 150 इंटू के, और आपका 1,15,500 आता है टोटल एक्सपेंस जब 240 ऑक्यूपेंट्स हैं। तो फिक्स तो सेम ही रहेगा, ये वेरी कर जाएगा। अब इन दोनों को अगर साथ में मैं माइनस कर दूँ तो ये कट गया। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 00, 5 में से 5 गया 0, और ये 115 में से 79 घटाने हैं, तो 15 में से 9 गए तो 6 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 10, 10 में से 7 गए तो 3, 36,000 आ गया आपका। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी आपको, वो मिल जाएगी 90 की। अब यहाँ से के की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, के की वैल्यू मिल जाएगी आपको 4000। तो ये के की वैल्यू आप किसी में भी पुट कर दो, वहाँ से आपके फिक्स एक्सपेंसेस आ जाएंगे। फिक्स एक्सपेंसेस आने के बाद साथियों आपकी ये वैल्यू आ सकती है, कैलकुलेट कर सकते हो कैसे भाई, टोटल एक्सपेंसेस इक्वल टू जो फिक्स की वैल्यू आई होगी प्लस 4000 इंटू 189। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी टोटल एक्सपेंसेस की। हमें इसमें वैल्यू नहीं निकालनी, हमें बस ये बतानी कि कितनी स्टेटमेंट आपकी लगेंगी। तो इसमें या तो आप 1 एंड 3 को ले लो, या 1 एंड 2 को ले लो, या 2 एंड 3 को ले लो। 2 स्टेटमेंट तो आपकी चाहिए। तो या तो 1 एंड 2 या 1 एंड 3। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो, ये आज का हमारा लास्ट सवाल है। क्वेश्चन में दिया जा रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू रिगार्डिंग द फॉलोइंग लेबल्ड असर्शन एंड रीजनिंग। ये असर्शन दिया हुआ है आपको, ये रीजनिंग दी हुई है। भाई असर्शन में दिया हुआ है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 2 इक्वेशन आपको दी गई हैं, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा जब के की वैल्यू क्या हो 14/3। रीजनिंग में क्या दिया हुआ है कि भाई ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है जब ये कंडीशन मेट होती है। तो आपने सुना होगा यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो उनकी कंडीशन आपको पता होंगी। तो नो सॉल्यूशन के केस में साथियों कंडीशन यही होती है कि ए, जैसे अगर इक्वेशन में मानता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और इसने जैसे दिया हुआ है डी एक्स प्लस ई वाई इक्वल टू एफ, तो आपके एक्स और वाई के कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए और जो कांस्टेंट है वो बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपकी, ठीक है। रीजनिंग तो आपकी सही है। अब ये चेक कर लेते हैं कि आपका असर्शन सही है के की वैल्यू 14/3 पे। तो 9/7 इक्वल टू 6 के की वैल्यू कितनी है 14, और ऊपर चला जाएगा 3। क्या ये बराबर है 11/9 के? चेक कर लेते हैं। तो 3 तिये 3 दूनी 7 दूनी, 2 से 2 कट गया, 1:1 आ गया, ये तो बराबर हो गया। दैट इज़ नॉट इक्वल टू 11/9। तो आपकी ए बाई डी इक्वल टू बी बाई ई इज़ नॉट इक्वल टू सी बाई एफ, मतलब ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर बनेगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए सही है इसका। तो साथियों ये थे आज के हमारे सवाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सवाल समझ में आए होंगे और आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। थोड़ा टाइम के चलते हम जो है ज़्यादा क्वेश्चन ला नहीं पा रहे हैं, बट एक और वीडियो में लाऊंगा अगर मुझे अच्छे क्वेश्चन इसमें मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको सेशन पसंद आया तो और भी ऐसे सेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन देखने को मिलता है और हम और भी सेशंस ऐसे आपके लिए ला पाते हैं।
कोई भी आपका सुझाव है, कोई भी आपका सुझाव है उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर सकते हो। इस वीडियो के PDF के लिए आप हमारे चैनल अल्फा टू बीटा क्लासेस को फॉलो कर सकते हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी हम एक और सीरीज़ के साथ आएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।